मैं 2017 की गर्मियों में छेदी जगन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। ये गयाना की राजधानी जॉर्जटाउन के करीब 25 मील दक्षिण में है। मैंने अभी कॉलेज में अपना फाइनल्स पूरा कर लिया है और मैंने आजा से मिलने का फैसला लिया है। मैंने उन्हें बहुत दिनों से नहीं देखा था क्योंकि वह न्यूयॉर्क के एक स्कूल शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुए और अपने मूल गयाना में स्थानांतरित हो गए। तो ये यात्रा मेरे लिए एक खुशी का मौका था और उनके लिए एक आश्चर्य थी। मैंने टैक्सी को हवाई अड्डे से उनके घर ले जाना चुना। मुझे रास्ता याद था और अगर मैं उन्हें हवाई अड्डे पर बुला भी लेती तो मुझे उन्हें सरप्राइज देने का कोई मौका ही नहीं मिलता। मैंने पिछले बदलावों बाद से कई नए बदलाव आए थे। सड़कें नई थी, बेहतर थी, बहुत बड़ी थी और सड़क पर निश्चित रूप से बहुत अधिक वाहन थे। जहाँ तक मुझे याद है मौसम नहीं बदला था और पहले की तरह ही गर्म था। अचानक वर्षा के साथ बारिश गिरने के बाद सब धोया धोया हुआ और खुरदरा दिखता है। आजा का घर डमरेरा के पश्चिम तट पर है। मैं घर पहुंची और मेरी चचेरी बहन मुझे देखकर बहुत उत्साहित हो उठी। लेकिन आजा टेबल पर अपनी कुर्सी पर नहीं थे। आजा कहाँ है? ओह, वो मंदिर गए हैं।
ये लीजिए आजा। I do not take sugar in my tea. मैं अपनी चाय में चीनी नहीं लेता क्योंकि ब्राउन शुगर बहुत कड़वा होता है। इसका क्या मतलब है आजा? चीनी मेरे लिए एक कड़वा मीठा उत्पाद है। मेरे पिताजी ने चीनी खेत में काम किया और वो अच्छा समय था। चीनी ने हमें सब कुछ दिया, एक घर रहने के लिए, रोटी, कपड़े, खिलौने और यहाँ तक कि मेरी शिक्षा भी। एक दिन जब मैं तुम्हारी उम्र का था या शायद थोड़ा छोटा, मेरे पिताजी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। मैं अभी भी अपने सिर में गूंजने वाली आवाज बिल्कुल ताज़ा। बेटा 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 बेटा, एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यह 1838 में शुरू हुई। हाँ, उस रात ब्रिटिश गयाना में 2 जहाज पहुंचे। एस्परस पर्विस में आइवरी में उतरा और विटबी डमरार में व्रीडनहुक में उतरा। मेरे पिताजी विटबी पर थे। एक कार्गो जहाज जो मानव यात्रियों के ले जा रहा था। वो ब्रिटिश गयाना के चीनी बागानों पर गुलाम श्रम को बदलने के लिए आए थे। दास्ता एक भयानक बात थी। मनुष्यों को जानवरों से भी बदतर माना जाता था। खफी नामक एक अफ्रीकन गुलाम ने 1763 में और 20 में एक सफल विद्रोह का नेतृत्व किया। सत्तर साल बाद 1833 और 1834 के बीच दास्ता बागानों पर समाप्त हो गई। इसी श्रम की कमी पैदा हुई। चाइना और पोर्चुगल लोगों के साथ असफल प्रयास करने के बाद बागान के मालिक नई श्रम शक्ति के आपूर्ति के लिए भारत आए। यात्रा सुखद नहीं थी, जो दूर और कठिन थी। यह समुद्र में 112 दिनों तक चली थी। 2300 फीट चौड़े क्षेत्र में रहने वाले 2300 लोग 3 महीने और 22 दिनों के लिए उस एक क्षेत्र में रहे। बिना बाथरूम, कोई शयनकक्ष नहीं और कोई गोपनीयता नहीं। एक कोने में एक बाल्टी थी जो सबके लिए बाथरूम था, लेकिन अक्सर कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं होता था या समय पर कोई वहां तक पहुंच नहीं सकते थे। हवा लगातार नम और क्षीण था। उनका शरीर पीड़ादायक होने लगा। वो किसी भी तरह से सो सकते थे, अगर वे अपनी त्वचा पर गांवों और पपोले के साथ भी सो सकते थे। उन्हें रोजाना 2 बार खिलाया जाता था, चावल और सेम का एक मैला मिश्रण मिलाकर उबला हुआ। एक सदस्य नीचे आ जाता था और भूखे सेवकों को भोजन देता था। अन्य बार वो बाल्टी नीचे डाल देते थे और उन्हें भोजन के लिए लड़ता हुआ देखते थे। जब कोई भोजन के लिए उठना नहीं था तो उन्हें पता था कि वो मर चुका था। वो शरीर को उठाया जाता और बिना कोई क्रिया किए समुद्र में फेंक दिया जाता था। कुछ लोगों ने अपने दिमाग खो दिए, पागल हो गई, नाव से कूदने और तैर कर इंडिया जाने की कोशिश की। कुछ वास्तव में नाव से कूद गई, लेकिन केवल खुद को मरने में सफल रहे।
उनमें से 5 महिला और 6 बच्चे थे। अधिकांश लोग अपने परिवारों के लिए बेहतर जीवन की तलाश में थे। वो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से थे। ग्रामीण गरीब किसान थे। साधारण जीवन और करीब मेहनत करते थे। अंग्रेजों ने उन्हें उच्च वेतन वाली नौकरियों और 5 साल के अनुबंध का वादा किया था। 5 वर्षों के बाद वो अपनी बेटियों के विवाह के लिए भारी दहेज पेश करने के लिए पर्याप्त धन के साथ भारत लौटने के लिए स्वतंत्र थे और इसलिए उन्हें ये मंजूर था। लेकिन अंग्रेज भारत का गांव में जाकर अपनी कहानी नहीं सुनाई। उसी विश्वास योग्य होना था तो गांव के नेता उनके लिए ऐसा करते थे और यह अपने में से एक से सुनकर विश्वास योग्य बन जाता था। गांव के नेताओं में भी एक अतिरिक्त प्रोत्साहन था, पैसे। जितना अधिक लोग जहाज में जाते हैं उतना अधिक वे भुगतान करते थे और इस तरह यात्रा शुरू हुई। लेकिन ये वास्तव में उससे बेहतर लग रहा था। गिरमिटिया मजदूरों के रूप में उन्हें प्रतिदिन कुछ पैनी का भुगतान किया जाता था और करों में वसूल कर लिया जाता था। इसने उनके वापसी के मार्ग को सक्षम होने के लिए व्यवहारिक रूप से असंभव बना दिया। कुछ लोग वापस आ गए, लेकिन ये खुद में ही एक समस्या थी। एक बार जब उन्होंने भारत के तटों को छोड़ दिया और काला पानी पार कर लिया, जब वे लौटे तो उन्हें तुच्छ माना गया और उन्हें समाज में वापस स्वीकार नहीं किया गया। आखिरकार 5 मई 1838 को वो रात के मदिया में ब्रिटिश गयाना पहुंचे। उनकी गरिमा टूट गई, उनकी रूह टूट गई। जब वो वृक्षारोपण पर पहुंचे तो वो अनियमित लकड़ी के टुकड़े के साथ एक विशाल कच्चे देर के साथ नेतृत्व कर रहे थे। भारतीयों ने इसी एक लोजी कहा। लोजी को दीमक और कीड़े से पीड़ित किया गया था और उसके छत में बड़े छेद थे। उन्हें 2 कंबल, 2 कप्स, एक लकड़ी का कटोरा और 4 लोगों के लिए एक कमरा दिया गया था। आने वाले दिनों में वो महीने बन गए साल। मजदूर सूर्योदय से पहले उठ जाते थे और उनके पेट में कम भोजन के साथ जो कुछ भी उनके पास था वो गन्ने के खेतों तक पहुंचने के लिए मीलों चलते थे। उनमें से अधिकांश जो दास्ता, कुछ बर्तन, एक रसोई उद्यान और उनके साथ लाई गई कुछ भी अन्य चीजें, वो वृक्षारोपण मालिकों और प्रबंधकों की सतर्क आंखों के तहत काम करते थे। गर्म उष्ण कटिबंधीय सूरज में वो गन्ने को अपने हाथों से काटते थे। कमर पर दिन में 8 घंटे से अधिक समय तक झुकाते थे। जब वो काट नहीं रहे थे, वो घास काटने या गन्ने लगा रहे थे। इन सभी गतिविधियों को कमर से झुकाने की आवश्यकता थी। बहुत से लोग अपने बुढ़ापे में सीधे खड़े होने में असमर्थ रहे थे। दोपहर के तापमान के साथ 90 डिग्री पर और उनके शरीर का पर्दाफाश करते हुए वो लगातार धूप से निकलते हैं। कांधे के कांधे वो साझा करने और साथ में सिखाना सीखा। उन्होंने अपना खाना साझा किया, उन्होंने अपना पानी साझा किया और उन्होंने खेतों में एक दूसरे की मदद की। अपने लोजी पर वापस उन्हें भारत के विचारों के साथ जोड़ दिया गया। जो उन्होंने याद किया, वो क्या चाहते थे। उन्होंने अपने सामान्य दिक्कत से जाली के बीच एक भाईचारा पैदा किया। वो जहाजी भाई बन गई
जहाज से भाई। समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सोत्रस भयो जग को यह संकट काहू सो जात न तारो। देवन आने करी बिनती तब चार दियो रवि कष्ट निवारो। हो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बाली के त्रस कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंत निहारो। चोकी महामुनि शब्द दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। के द्विज रूप लिवाया महाप्रभु सो तुम दास की शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। समय बीतने के साथ उनकी पीड़ा बनी रही, लेकिन उन्होंने सामना करने की क्षमता विकसित की। वे एक दूसरे के लिए दिखाना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। Get back to work, you stupid idiot! जबकि वे एक दूसरे के लिए बाहर निकले को देखा करते थे और ज्यादातर चीजें साझा की, वहाँ कुछ चीजें हैं जो एक आदमी साझा नहीं करता है। वहाँ पर सिर्फ 5 औरत थे। कुछ चीज है जिनके लिए एक आदमी मार डालेगा। पति हमेशा विजयी नहीं बन पाता था। अपनी पत्नी की गरिमा का बदला लेने के लिए वो खुद को मार डाला गया था। जिस औरत को अब छोड़ दिया गया था, उसकी सुरक्षा के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने अलावा कोई विकल्प नहीं था। और कहानी खुद को दोहराती है। इस दुष्चक्र में हत्या के लिए कई पुरुषों की हत्या या लटका दिया गया था। 5वें वर्ष के अंत तक 147 पुरुष बचे थे। और यदि वह भारतीय पुरुषों के बीच तनाव पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं था, तो सफेद बागान मालिकों और प्रबंधकों ने महिलाओं का लाभ उठाया था। ये एक व्यवहार था जो अफ्रीकन महिलाओं से बहुत परिचित था।
अपनी कहानी किसको सुनाऊं, अपनी कहानी किसको सुनाऊं, सुनने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। अपनी कहानी किसको सुनाऊं, अपनी कहानी किसको सुनाऊं। किसे है परवाह अपने बेगाने की, किसे है परवाह अपने बेगाने की, सभी अनजाने हो गई है। भूल हुई थी मजबूरी में, दर्द सहना जो लिखा था, दर्द सहना जो लिखा था। अपनी कहानी किसको सुनाऊं। पिंजरे में परिंदे की तरह कैद होना लिखा हुआ था। भाई बहन भाई बहन बाप से बिछुड़ा किसी के काम ना आ सका हूँ। अपनी कहानी किसको सुनाऊं। कर्ज उतारूं कैसे सबका, भारत माँ को नमन करूं मैं। कर्ज उतारूं कैसे सबका, भारत माँ को नमन करूं मैं। कर्ज उतारूं कैसे सबका, भारत माँ को नमन करूं मैं। अपनी कहानी किसको सुनाऊं, अपनी कहानी किसको सुनाऊं। सुनने वाला कोई नहीं
सुनाऊं, अपनी कहानी किसको सुनाऊं। जल्दी ही भारतीय परिवारों में वृक्षारोपण पर नीली आंखों वाली बच्चे थे। वो नीले आंखों वाली हरामी थे। वो ना वृक्षारोपण मालिकों के घर से संबंधित थे और ना ही मजदूरों के घरों में उनका स्वागत किया जाता था। लेकिन जीवन और श्रम चलता रहना चाहिए। वृक्षारोपण मालिक चीनी की तलाश में कुछ भी कर सकते थे। यूरोप में चीनी की मांग 1800 के दशक के दौरान सबसे ज्यादा थी और इसका मतलब भारी मुनाफा था। अधिक भारतीय लोग आए और अधिक वृक्षारोपण खुल गए। वो मिट्टी को ठंडा करते थे और अपने सिर पर गन्ने के ढेर को उठाकर लाते थे। गन्ने के बंडलों को कारखाने में ले जाया गया, जहां इसे कुचल दिया गया था और उसका रस निकल गया था। तब तक उबाला जाता था जब तक कि वो सुनहरा बुरा मिठास की छोटी चमकदार अनाज बन गया। दुनिया के रूप में जाना जाता है डेमरार शुगर। आज दुनिया भर में कारखाने हैं जो डेमेरा शुगर उत्पन्न करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी डेमेरा के बागवानों के करीब नहीं है और वो मुझे दर्द देता है। मेरे पिता और मेरे दादा और हजारों अन्य लोगों ने हमेशा डेमरा चीनी के लिए अपने जीवन का त्याग किया। टेट एंड लायल दोनों इंग्लैंड में हैं, ऑलिव नेशन मैसाचुसेट्स में है और इंडिया ट्री मॉरिशस में है और सभी डेमरा शुगर के निर्माता हैं। मैं भी डेमरा में बड़ा हुआ। मैं भी डेमरा के बगानों पर चला हूं। मैंने अपने पैरों के नीचे गन्ना पत्तियों की आवाज सुनी है और 100 से अधिक साल पहले वृक्षारोपण से निकलने वाली चाबुक की दूर की दरार। और हर बार मैं जब सुनहरा बुरा डेमरा चीनी का चम्मच देखता हूं तो मुझे एक कड़वी अतीत दिखाई देती है। एक अतीत जिसने अफ्रीकी लोगों को गुलाम बना दिया और भारतीयों को गिरमिटिया। एक अतीत जो ईमानदार शांतिपूर्ण पुरुषों और महिलाओं को परिवारों से दूर ले गया और उन्हें अपने परिवारों से अलग कर दिया, उन्हें अपनी गरिमा से छीन लिया और उन पर अत्याचार कर उन्हें मजबूर कर दिया। आज तक अफ्रीकी और भारतीय अतीत के अपने निशान की गंभीरता से लड़ते हुए लगातार अपनी गरिमा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं एक चम्मच चीनी नहीं लूंगा अपनी चाय में डालने के लिए। वो ब्राउन शुगर मेरे लिए बहुत कड़वा है।